अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते और शॉर्टकट तरीके से असाइनमेंट बनाना चाहते हैं और प्लेजरिज्म से बचना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और कोई और वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लेजरिज्म से बचने की, प्लेजरिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे अवॉइड करने की, और एक परफेक्ट और एक जेन्युइन असाइनमेंट बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह हम एक अच्छी और एक परफेक्ट असाइनमेंट बना सकते हैं जिससे हमारा प्लेजरिज्म का इशू भी ना आए और हमारे मार्क्स और ग्रेड्स अच्छे आ जाए। तो ये इस चीज़ को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम देखें असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट मीन्स एक कोई टास्क है जो आपको असाइन किया गया, आपको दिया गया है, जिसको आपने करना है खुद। कोई भी टीचर या प्रोफेसर, लेक्चरर जब भी आप क्लास में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो आपको एक टॉपिक देते हैं कि इसके ऊपर आपने काम करना है, रिसर्च करनी है, तो वो आपको असाइन करते हैं जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स असाइनमेंट में होता है क्या? बेसिकली आप रिसर्च करते हो। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स देखिए, वर्ड है रिसर्च। रिसर्च के एक काम हुआ है, उसको आपने दोबारा से सर्च करना है। री मीन अगेन, अगेन से उसको सर्च करना है। एक काम हुआ है, उसको आपने स्टडी करना है, उसके ऊपर तहकीक करनी है, और उसको स्टडी करने के बाद अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको समझ आया, जो आपके माइंड में चीज बैठी है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि ये मैंने टॉपिक लिया था, ठीक है, लाइक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने टॉपिक लिया, इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये सारा मुझे डाटा मिला और वो आप टीचर को बताते हो। तो ये बेसिकली मेन आपकी असाइनमेंट का टॉपिक होता है, आपका असाइनमेंट का एम होता है कि आप क्या करते हो, बेसिकली रिसर्च करते हो, ठीक है, उसके ऊपर तहकीक करते हो। एक काम हुआ है, आगे ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है, मतलब पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको सर्च करना है, ढूंढना है, तहकीक करनी है, समझना है, और उसको दोबारा से आपने री करके दोबारा से आपने उसको लिख कर अपने टीचर को सबमिट कराना होता है। तो ये आपको पहले समझ आ गया असाइनमेंट का जो मेन पर्पस क्या होता है, कि आपको एक टॉपिक दिया है तो आप उसे रिसर्च करते हो। अब देखो दोस्तों, देखिए कि असाइनमेंट, एक तो ये हमारे पास है पर्पस। सेकंड बात देखिए, तो इंपॉर्टेंट बात है कि असाइनमेंट मिलती क्यों है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा ना असाइनमेंट हमें दी क्यों गई है और हम असाइनमेंट कर क्यों रहे हैं, तो आप अच्छे से असाइनमेंट कर भी पाएंगे, आप इसको टैकल भी कर पाएंगे और अच्छे से मार्क्स भी ले पाएंगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर होगा ना, आपको पता होगा कि आप असाइनमेंट क्यों कर रहे हो, इस असाइनमेंट का बेनिफिट क्या है, इस एक्टिविटी का क्या पर्पज है, क्या मोटिव है। टीचर्स जो है, लेक्चरर्स और जो प्रोफेसर्स हैं, वो असाइनमेंट देते क्यों हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगा, तो आप असाइनमेंट भी अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि आप फिर टीचर की जो डिमांड होगी उसको पूरा कर पाएंगे और अच्छे ग्रेड्स ले पाएंगे, उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर आ पाएंगे और आपको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो असाइनमेंट का पर्पस होता है वो ये होता है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज कौन सी हैं, आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, समझने की सलाहियत कौन सी है, स्किल्स कौन सी है, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी है, आप एनालिसिस कितना करते हैं। लाइक अगर आपको कोई सब्जेक्ट टॉपिक दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट मिलता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मिलता है, तो आपके ऊपर क्या उसकी ग्रिप कितनी है, तो आपकी ग्रिप एक होती है। फिर ये होता है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, आप चीज़ों को रीड कर पाते हो कि नहीं कर पाते। तो इस तरह करके रीडिंग स्किल डेवलप की जाती है, इन्हांस की जाती है कि स्टूडेंट के अंदर रीडिंग स्किल हो, समझने की सलाहियत हो, परसीव करने की एक तरह की एबिलिटी आ जाए, स्किल आ जाए, ताकि जब वो डिग्री करने के बाद यूनिवर्सिटी से निकले तो वो प्रोफेशनल लाइफ में जब आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसको कोई इशू नहीं होगा। वो इजीली अपना जो है ना थिंकिंग का प्रोसेस हो या समझने की चीज़ें हो, वो इनको इजीली समझ पाएगा और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं लाइक CSS PMS, उनको अच्छे से डील कर पाएगा। तो ये बेसिकली एक तरह की आपकी ना ट्रेनिंग होती है कि आप जब यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ स्किल्स होंगी जो आपने वहाँ से एक्वायर की होंगी, और उन स्किल्स को आप फिर यूटिलाइज करेंगे और अपना जो है फ्यूचर वो सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बता रहा था कि इस तरह आपकी रीडिंग स्किल होती है, फिर आपकी समझने की सलाहियत आ जाती है, ठीक है, आप उसको समझ भर के आपको वो चीज़ें समझ आ रही है, आप उसको स्टडी कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, और आप क्रिटिकली सोच रहे हो कि ये हमारे पास टॉपिक है, ये चीज़ें। अच्छा, अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पे कि प्लेजरिज्म का जो इशू आता है वो क्यों आता है, और प्लेजरिज्म का जो इशू है असाइनमेंट के अंदर, वो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मीन्स प्लेजरिज्म की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक कुछ कंट्रीज में तो एक क्राइम होता है कि अगर प्लेजरिज्म ज़्यादा आ जाए, किसी का अपने कॉपी पेस्ट किया हो, तो आपके ऊपर वो लग जाते हैं कि आपको पेनल्टीज लग जाती हैं। तो इतना कुछ कंट्रीज के अंदर स्ट्रिक्ट जो है वो एक तरह का एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी होती है। तो अब ये प्लेजरिज्म क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसकी हम बात करते हैं, और ये इसका प्लेजरिज्म का असाइनमेंट के साथ क्या लिंक है और उसमें कैसे इसको हम टैकल करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्लेजरिज्म है ना, जब भी आप कोई काम एज इट उठा लेते हैं, अब टीचर ने आपको दी कि आप काम करो, आप मेहनत करो और आप उसको स्टडी करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि आपको क्या समझ आई है, आपकी आंखों ने देखा है, आपने दिमाग ने सोचा है, समझा है और एनालाइज की है, दिमाग में एक पिक्चर बनाई है और कुछ अंडरस्टैंडिंग की है, तो वो आप कैसे
आपने उस चीज़ को लिख के बताना है कि हाँ ये मैंने समझा है, रिटर्न फॉर्म में आपने सबमिट कराना है। और समटाइम्स तो वाइवा भी होता है, वो पूछ भी लेते हैं कि क्या क्या आपने असाइनमेंट में किया, तो आप फिर बोल के बताते हैं कि हाँ ये चीज़ थी, मैंने इस पर स्टडी किया, यहाँ से मैंने ये लिखा, मुझे ये समझ आया, तो आप वो एक्सप्लेन करते हैं ताकि टीचर को पता चलता है कि बच्चे के पास कुछ समझने की है, कुछ टेक कर रहा है, कुछ कवर कर रहा है और कुछ लर्न कर रहा है। तो प्लेजरिज्म में फ्रेंड्स ये होता है कि जब आप कोई चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हो, किसी का कोई काम है, कोई बुक है, किसी ने कोई चैप्टर लिखा हुआ है, कोई रिसर्च की हुई है, कोई एनालिसिस किया हुआ है, कोई समरी लिखी हुई है, तो आप उसको एज इट कॉपी पेस्ट कर देते हो अपने असाइनमेंट में। अब होता है क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो एज इट कॉपी, पहली प्रॉब्लम ये होती है कि वो एज इट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और टीचर को सबमिट करा देते हैं, वो नीचे रेफरेंस नहीं डालते कि कहाँ से उन्होंने कॉपी पेस्ट किया। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि वो सारी की सारी असाइनमेंट कॉपी पेस्ट होती है, कुछ उनका अपना नहीं होता। मतलब वो सर्च करते हैं टॉपिक का रेलेवेंट डाटा उठाया और टीचर को दे, वर्ड के फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में लिख के टीचर्स को दे देते हैं। तो ये समझते हैं उनकी असाइनमेंट हो गई। और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि डल होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो इम्प्रूव होती हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते होते हैं। लेकिन अगर आपने असल में एक्चुअल उसकी जो है ना स्किल सीखनी है और एक्चुअल में कुछ लर्न करना, डेवलप करनी स्किल्स को, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है और टीचर्स और यूनिवर्सिटी आपसे काम करवाती है फिर। ठीक है, लाइक आज़ाद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, जीसी यूनिवर्सिटी और बहुत भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि आपसे सही काम लेती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता रहा था कि आप वो कॉपी पेस्ट करते हो। अब दो तरह की चीज़ें होती है। अब देखें तो आपने खुद से कुछ आइडिया तो लाना नहीं है, पहली बात तो ये है। आपको टॉपिक दिया गया है, मैंने जैसे एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान समझ लें या इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान समझ लें, कोई भी टॉपिक ले लें आप, ठीक है, कोई टॉपिक उठा लें या बायोग्राफी उठा लें, तो कोई भी चीज़ उठा लें। तो फिर अब आप खुद से कुछ नॉलेज जनरेट तो करोगे नहीं, मतलब कोई आइडियाज तो आएंगे नहीं, आप कोई फिलोसफर हो ना कुछ, तो आपने किसी काम उठाना है ना। लेकिन अब होना क्या है इसमें, ये प्रोसेस डिमांड ये होती है कि आप वो काम उठाएं, आप रिसर्च करें और उसको अपनी वर्डिंग में लिखें, उसको पैराफ्रेज करके आपने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, वीक है, समझ आ रही है, नॉर्मल है, इट्स ओके, या आप ग्रामरली यूज करें उसका कोई इशू नहीं, लेकिन आप अपनी इंग्लिश में लिखेंगे तो इट्स ओके। तो वो आपने पढ़ना होता है। तो आपने कोई टॉपिक उठाया, कोई कंटेंट, कोई आर्टिकल उठाया किसी भी बुक से, तो जब आप उठाएंगे तो नीचे मेंशन करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे, मतलब आप बताएंगे कि ये मैंने जो है ना आइडिया इसका उठाया और ये फलां बुक से उठाया, इस बुक से उठाया, ये इसका ऑथर है या पब्लिश हुई है, तो उसकी डिटेल्स नीचे मेंशन करेंगे। क्योंकि फिर अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये वो डाटा आपका है कि आपने उसका डाटा चोरी किया, आपने उसको मेंशन ही नहीं किया। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कि आप डिसऑनेस्ट हैं। तो आप इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के तौर पे आपको जो चीज़ ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बढ़ा रहे हैं, तो आपको ऑनेस्टी तौर बताना पड़ता है कि ये काम उसका है, ये आइडिया उसका है, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज में इसको समझ कर एक्सप्लेन करते होते हैं। तो बेसिकली इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि कोई किसी का काम आपने उठाया, अब असाइनमेंट आप कर रहे हैं, तो डिमांड है कि आपने असाइनमेंट करनी है और सबमिट करानी है, प्लेजरिज्म भी ना हो और अच्छे आपके मार्क्स है। तो इसमें पहले कि आपने रेफरेंस देना है जिसका काम उठाना है। दूसरा ये है कि जिसका काम आप उठा रहे हैं एज इट कॉपी पेस्ट नहीं करना। मतलब जैसा कोई भी आर्टिकल उठाया तो कॉपी उसको सेलेक्ट किया और उठा के इधर डाल दी या देख के ली दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, आइडिया वही है, मतलब वही है, लेकिन आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अपनी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, दूसरी नहीं है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, जितनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड है, ठीक है, वो जो आपकी अपनी इंग्लिश है उसको यूज करते हुए आपके माइंड में जो बैठी हुई है, जो कॉन्सेप्ट आपने लिया, जिसकी मतलब जिन बातों के ऊपर वो टॉपिक है, 5-6 पॉइंट्स होते हैं अगर है किसी टॉपिक के, सब टाइटल है या सब हेडिंग है, तो वो जो 5-6 पॉइंट्स आपने समझा है, सोचा है, उसको अपने माइंड में पैराफ्रेज करके आपने इसको लिखना है। सम स्टूडेंट्स टूल्स यूज करते हैं, ऑनलाइन टूल्स, गूगल टूल्स, वो उसका कोई फायदा नहीं होता। टर्निटिन की रिपोर्ट होती है, वो सारी की सारी प्लेजरिज्म आ जाती है, उसमें आप बच नहीं सकते। तो एक जो जेन्युइन जो तरीका है वो यही है कि आप उसको समझें, उसको समझने के बाद आपके माइंड में जो इंग्लिश है जो थोड़ी बहुत आती है तो उसको यूज करें, और वो जो आइडिया है उसको अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दें, जो वीक इंग्लिश है लिख दें, लेकिन काम आपका हो। मतलब जो मेन एक्चुअल आइडिया है वो तो किसी एक पर्सन का है जिसको आपने समझा, उस आइडिया को किसी और फॉर्म में आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपका जो होगा ना, मतलब आपकी मेहनत होगी कि आपने उसको समझा, अपनी नज़रों से देखा, अपने दिमाग से उसको समझा और उस आइडिया को आप अपने दिमाग से पेश कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये इसमें एक आपका ये होगा कि आप उसको कर रहे होते हैं। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप मेहनत करते हैं, आप उसे वोकैबुलरीज को आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, न्यू वर्ड्स आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको डिकोड करते हैं, माइंड में समझते हैं उसको, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं और फिर उसके अल्टरनेटिव सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह करके आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश इस तरीके से एक असाइनमेंट भी बन रही है और इसका पर्पस जो इंग्लिश आपकी कमांड है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि आप इंग्लिश रीड भी कर रहे हो और फिर इंग्लिश रीड करने के बाद इंग्लिश राइट भी करो, इंग्लिश राइटिंग भी आपकी हो रही है। तो इस तरह करके आपकी एकेडमिक राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है।
ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो पैराफ्रेज कैसे करना है। पैराफ्रेज कोई होता है ना, कोई सेंटेंस है उसको अपने मतलब कोई भी एक आइडिया है, एक बात, उसको अपने किसी और लफ्जों में बयान करनी है। बात वही है, मेन उसका मीनिंग वही है, मतलब का उसका मतलब वही है, मतलब ठीक है, मीन्स उसका मीनिंग वही है, उसका मफहूम वही है, बट उसके लफ्ज मुख्तलिफ हैं। लाइक आपके पास एक सेंटेंस है, ही हैज टन्स ऑफ स्टफ टू थ्रो अवे, ही हैज टन्स ऑफ स्टफ टू थ्रो अवे, एक ये सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को आप अपने माइंड में पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं कि ही नीड्स टू गेट रिड ऑफ अ लॉट ऑफ जंक। अब देखिए, तो मैंने दो सेंटेंस बोला है कि ही हैज टन्स ऑफ स्टफ टू थ्रो अवे, कि उसके पास बहुत सा स्टफ है, बहुत सारा ट्रैश है, बहुत सारा कचरा जो उसको वो फेंकना चाहता है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस मैंने ये कहा है कि ही नीड्स टू गेट रिड ऑफ अ लॉट ऑफ जंक, कि उसके पास बहुत सा जंक है, बहुत सा वो कचरा है, ट्रैबिश है, तो वो उस डस्ट को फेंकना चाहता है, उससे छुटकारा हासिल करना चाहता है। तो अब देखें कि इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग्स सेम है, लेकिन वर्ड्स मुख्तलिफ हैं, सिनोनिम्स यूज हुए हैं, वोकैबुलरी डिफरेंट है। इन दोनों सेंटेंस में अगर आप देखें तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह करके आप देखें कि इन दोनों का मतलब तो सेम है, कि वो जो है वो जो डस्ट पड़ा हुआ है, जो फजूल सी चीज़ें उनको फेंकना चाहता है या उससे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसने रिवर्स हमने इसको पैराफ्रेज कर दिया अपने माइंड में, तो फिर वो उसके मीनिंग सेम है बट उसके लफ्ज़ चेंज हो गए। तो सेम यही काम होता है कि आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो वो सारा जो डाटा आपने पढ़ा है उसको समझ के अपनी वर्डिंग में लिख देना। तो ये पहली बात समझ आ गई आपको, मेन इंपॉर्टेंट बात, कि आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, एज इट कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज आपकी प्लेजरिज्म का इशू आएगा और आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और आपको असाइनमेंट की फिर फेल होने दोबारा रिपीट करना पड़ेगा सब्जेक्ट, और फिर आपको इशू होगा। सेकंड बात, अब ये होता है, ये था हमारे पास इनडायरेक्ट, आप कह सकते हैं कि जो था प्लेजरिज्म था, या फिर आपने कोई चीज़ उठाई लेकिन आपने उसको पेस्ट कर दिया, मतलब लिख दिया। अब समटाइम्स ये होता है कि कुछ कोटेशंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको वर्ड्स आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, या आप वर्ड्स चेंज नहीं कर सकते होते उनके ना। अब अगर बहुत ज़्यादा डाटा है आपके पास, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो फिर तो आप उसको पे काम करते हैं, उसको चेंज करते हैं। बट कोई आपके पास एक दो लाइंस की कोई थ्योरी है, कोई लॉ है, या फिर कोई आपके कोटेशन है, या कोई इंपॉर्टेंट बात है, तो आप उसको एज इट भी कर सकते हो। उसकी आपके पास कंसेशन है या रिलैक्सेशन है, लाइक किसी का कोई कोटेशन है, ठीक है, लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। अब इसको आप किसी को प्रोवर्ब है ये, तो आप इसको अब क्या करेंगे कि आप इसको जो वर्ड्स हैं इसको चेंज ना करें, आप इसको एज इट लिख देंगे, उसके अंदर आप उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे, और साइड पे उसको जो बंदा जो था उसको बता देंगे। तो इसमें ये थोड़ा सा, अब जो सेम वर्ड्स यूज़ किए आपने, वर्ड्स चेंज नहीं किए, मीनिंग भी सेम है, तो ये आपका एक तरह का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत सी मतलब थोड़ी कह सकते हैं रिलैक्सेशन है, लिमिट है, तो थोड़ा बहुत आप उसको मेंशन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप सारा सारा उठाएंगे, सारा बताते जाएंगे, रेफरेंस देते जाएंगे, तो फिर आपने क्या किया, आपने तो बस कॉपी पेस्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डाटा ड्रैग किया वहाँ से यहाँ पे ड्रॉप डाल दिया, वहाँ पे रख दिया, तो आपके तो कोई मेहनत ना हुआ ना। तो ये एक तरह का आपका होता है, इसमें आपका होता है। तो फिर इसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने फिर ना कुछ लिमिट रखी होती है कि आपकी जो प्लेजरिज्म की रिपोर्ट है ना, उसमें जो प्लेजरिज्म का जो है परसेंटेज वो 19% है या 20%। तो अगर आप इतना प्लेजरिज्म आएगा तो फिर इशू नहीं है, मतलब आप इतना आपके पास प्लेजरिज्म आ सकते हैं, इतना आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वर्ड्स एज इट, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपका 30% है, 40% है, 50% है, तो फिर आपको उतने इश्यूज बढ़ते जाएंगे और आपको कंसिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लाइक अब 100% तो आप नहीं कर सकते, सारे असाइनमेंट अपने ही लफ्जों में करते जाएं, तो थोड़ा बहुत आपके पास गुंजाइश है, आपके पास रिलैक्सेशन या कुछ आप कह सकते हैं बेनिफिट है, एडवांटेज है। तो ये आप जो है ना फ्रेंड्स, इस तरह करके असाइनमेंट बनाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत जो प्लेजरिज्म जो है 19% यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, कहीं पे 20 होता है, कहीं पे 25, कहीं पे 15, 10, 12, वो वेरी करता है। वो आप देख लीजिए, आपके जो प्रोफेसर है जिन्होंने रिकमेंड किया है वो आपको बता देंगे। तो इस तरह करके फ्रेंड्स हम असाइनमेंट बनाते हैं और अपनी असाइनमेंट को सबमिट करते हैं और नंबर हासिल करते हैं। तो ये अगर आप इस तरह असाइनमेंट बनाएंगे, साइटेशन करेंगे, साइट करेंगे, डिफरेंट मेथड्स होते हैं रेफरेंसिंग के, APF होता है, फॉर्मेट होता है, शिकागो 17 होता है, इस तरह जो भी उन्होंने रिकमेंड किया उसको यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन जो मेन इसका जो होता है असाइनमेंट का, वो यही है कि आपने अपने वर्ड्स में यूज़ करना है, कोई टूल यूज़ नहीं करना, कोई कॉपी पेस्ट शॉर्टकट नहीं लगाना, 2 नंबर तरीका इस्तेमाल नहीं करना, जेन्युइन ओरिजिनल अपने माइंड को यूज़ करके, अपने माइंड की स्किल्स को, एबिलिटीज़ को यूज़ करके, मेहनत करके आपने करना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी जो होगी असाइनमेंट अच्छी होगी और आपके मार्क्स भी बेस्ट आएंगे, और आपको उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप होगी। किसी भी लाइफ में किसी भी टाइम आपको कोई पूछा जाता है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होंगे, आपके पास उसका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा।
और क्योंकि आपने रेफरेंस दी होगी तो आपके पास अच्छे से आप उसको रेफरेंस भी कर पाएंगे कि ये उसने ये कहा था तो इस वजह से मेरा ये आर्गूमेंट इस तरह बनता है। तो इस तरह आपको काफ़ी हेल्प होती है क्योंकि आपके पास नॉलेज सही आया होता है और आप उसमें कमांड रखते होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास असाइनमेंट की सारी टिप्स टेक्निक्स और इसकी गाइडेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।